Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you 11th Economics. जैसे कि हम जानते हैं हमारी प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 अपना कंप्लीट कर दिया हुआ है ना। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5। लेकिन चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट करने से पहले, आज एक नया चैप्टर फ्रेशली स्टार्ट करने से पहले उसको मैं पहले आपको चैप्टर नंबर 4 को हमने क्या पढ़ा था पूरे चैप्टर में उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 को रिकॉल करने के बाद ताकि हमें याद रहे हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था, उसके बाद हम चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, आज हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट होगा जो है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड। ठीक है, वो एक सेपरेट टॉपिक ही आ गया है, इसीलिए पहले हम चैप्टर नंबर 4 को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा क्या था। ठीक है ना, जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, है ना। यानी हमारा चैप्टर 4 में हमने कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम को अटेन किया था। हमने ये जाना था कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को हम कैसे अटेन कर सकते हैं आईसी कर्व की मदद से। ठीक है, आईसी कर्व क्या था? आईसी कर्व वाज इंडिफरेंस कर्व जो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताती थी। ठीक है ना, आईसी कर्व जब हमने पढ़ा, आईसी कर्व के बारे में पढ़ने से पहले ही, वो चैप्टर शुरू करने से पहले ही हमें वार्निंग दे दी गई कि भाई हर चैप्टर में, इकोनॉमिक्स में हर चीज में असम्पशंस आएंगी, तो ये चैप्टर तुम आगे शुरू करो, बीच पे कंफ्यूज हो, इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ कि ये चैप्टर शुरू करने पे पहले ही असम्पशंस हैं। बुक ने हमें पहले ही ये कह दिया था। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4 जैसे ही हमने स्टार्ट किया सबसे पहले हमारे सामने क्या आई थी? अजम्पशंस। ठीक है, वो अजम्पशंस क्या थी? अजम्पशंस थी कि मनी इनकम जो होती है कंज्यूमर की वो फिक्स्ड रहनी चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, सेकेंड था हमारा कि कंज्यूमर उन गुड्स पे खर्चा करेगा जिनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब कि जौन सी चीज आपके पास है, अगर आपको वो मार्केट में, फॉर एग्जांपल आप दोबारा खरीदने गए और वो आपको अवेलेबल नहीं है, तो उसकी बजाय जो उसकी प्लेसमेंट में आप प्रोडक्ट लोगे, जो उसकी सब्स्टिट्यूट आप प्रोडक्ट लोगे, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, उसने कहा कि कंज्यूमर उन दो प्रोडक्ट्स में खर्चा करेगा जो सब्स्टिट्यूट में होंगे। ठीक है, फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कंज्यूमर की प्रेफरेंस जब दो गुड्स में होगी तो उसका इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक गुड ज्यादा खरीदना चाहेगा तो दूसरा गुड उसे डिक्रीज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी इनकम लेवल कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, फिर फोर्थ वाला हमने पढ़ा कि कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस हम एक अपनी लैंग्वेज में कहे तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है ग्रीड, कि जितनी ज्यादा हमें कमोडिटी मिलती जाएगी उतना ज्यादा हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि जब ग्रीड हो कि कोई चीज हमें बहुत ज्यादा मिलती जाए और हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाए, दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट वाज कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। कंज्यूमर रैशनल का मतलब है कि कंज्यूमर का मेन मोटिव होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, ये अजम्पशंस हमने पढ़ने के बाद ये समझ लिया कि भाई इस चैप्टर में तो मोस्टली हर चीज ही इन्होंने कांस्टेंट ली हुई है। ठीक है ना, हमने बस उसके बेसिक टर्म्स पढ़ के काम करना है कि ये चैप्टर में हो क्या रहा है, क्योंकि मेजर चीजें तो इसमें कांस्टेंट है। ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व होता है जो हमें दो कमोडिटीज के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पता है, और इंडिफरेंस सेट होता है जब हम उन कॉम्बिनेशंस को टैब्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस सेट। यानी जब हम उनका ग्रुप बनाते हैं, जब हम उनका सेट बनाते हैं, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस सेट। ठीक है, इंडिफरेंस सेट्स भी अजम्पशंस लेके चल रहा था जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़े, वही अजम्पशंस आगे कंटिन्यू हुए थे। ठीक है, इंडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफर्स द
कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व होता है वो सेट जो कंज्यूमर को ये बताता है कि आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करो, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था ऐसा क्यों होता है कि कॉम्बिनेशन अलग लेने से भी सेटिस्फैक्शन सेम क्यों है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनकम लेवल फिक्स्ड है। ठीक है, इनकम लेवल फिक्स्ड होने से आप कमोडिटी ए बढ़ाओ तो बी कम करनी पड़ेगी, बी बढ़ाओगे तो ए कम करनी पड़ेगी। इनमें जितने मर्जी कॉम्बिनेशंस बना लो, आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, फिर हमने एक इंडिफरेंस कर्व का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखी कि इंडिफरेंस कर्व को बनाते कैसे। ठीक है ना, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। यानी जब हम टैब्यूलर फॉर्म में अपनी सारी कॉम्बिनेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, जब उन्हें हम डायग्रामेटिकली कर्व में शो करते हैं, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद इंडिफरेंस सेट क्या होता है, कर्व क्या होता है, अजम्पशंस पढ़ने के बाद फिर उसने कहा अच्छा आपने ये तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स या प्रॉपर्टीज होती क्या है इंडिफरेंस कर्व की। यानी इंडिफरेंस कर्व के अपने भी कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, क्या फीचर्स होते हैं? पहला था कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, दैट मीन्स आईसी कर्व इंडिफरेंस कर्व हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर एक गुड बढ़ाने जाओगे तो दूसरी कमोडिटी को डिक्रीज करना ही पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इस कारण क्या होता है, इस कारण जो हमारी आईसी कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, ये था हमारा पहला फीचर कि आईसी कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा था आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन इसीलिए होती है क्योंकि उसमें एमआरएस लगा होता है। एमआरएस का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी आप कितने रेट से एक कमोडिटी के लिए दूसरी कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इस कारण आईसी कर्व क्या होती है, कन्वेक्स होती है। ठीक है, एमआरएस का मतलब होता है कि रेट, ऐसा रेट जिसपे कंज्यूमर विलिंग है अपनी एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करने के लिए, उसको कहते हैं एमआरएस, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एमआरएस क्यों डिक्लाइन करता है। एमआरएस इसलिए डिक्लाइन करता है क्योंकि इसमें डिमिनिशिंग होती है, एक कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरी डिक्रीज करती है, इसमें यही सारे फिनोमिना चले। ठीक है, फिर हमने थर्ड फीचर पढ़ा, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी आईसी जितनी हायर होगी उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी इतना ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आईसी हायर होने का मतलब है कि आपका इनकम लेवल इंक्रीज कर गया। अगर इनकम लेवल इंक्रीज कर गया तो ऑब्वियसली हमारी सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज कर जाएगी, है ना। इसीलिए आईसी जितनी हायर होगी उतना हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, फोर्थ वन वॉज आईसी डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। कि आईसी हमारी कभी भी क्रॉस या इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि ये फिनोमिना सही नहीं बैठता है हमारी दो कमोडिटीज के साथ। ठीक है, देन वॉज आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कि आईसी हमारी ना ही एक्स एक्सिस को टच करती है ना ही वाई एक्सिस। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी अजम्पशन पहले ही हमें बता दिया गया था कि कंज्यूमर दो कमोडिटीज में खर्चा करेगा, और अगर आईसी किसी भी एक एक्सिस को टच करेगी दैट मीन्स उस एक्सिस पे जो कमोडिटी है वो जीरो होगी। लेकिन अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमें दोनों कमोडिटीज पे खर्चा करना ही है, हम किसी भी कमोडिटी को जीरो नहीं कर सकते। इस कारण क्या होता है, इस कारण आईसी ना ही कभी वाई एक्सिस को टच कर सकती है ना ही कभी एक्स एक्सिस को टच कर सकती है। ठीक है, फिर हमारा कंसेप्ट आया कंज्यूमर बजट, बजट सेट या बजट लाइन। बजट क्या होता है? बजट होता है जब हमें कुछ पैसे मिले, उन पैसों को हम इस तरीके से एलोकेट करें, इस तरीके से डिवाइड करें अपनी नेसेसिटीज में कि वो हमें ये पता है कि अच्छा पहले हमें ये चीज बाय करनी है इतने पैसों में, ये चीज हमें इतनी बाय करनी है। ठीक है, बजट का मतलब होता है जब हम मनी को एलोकेट करते हैं अलग अलग चीजों में। ठीक है, अपनी प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग, उसको कहते हैं बजट बनाना। ठीक है, यानी अपने मनी को डिवाइड करना अपनी नेसेसिटीज में।
ठीक है। बजट सेट होता है सेम वही जो हमें एक सेट, जो हमें अपने पॉसिबल आउटकम्स पता है हम क्या कर सकते हैं उस बजट में। ठीक है। बजट सेट मीन्स टेबुलर फॉर्म एंड बजट लाइन होती है जिसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बजट सेट का हमने एक फॉर्मूला देखा था विच वॉज दिस फॉर्मूला P1x1 प्लस P2x2 विच शुड बी इक्वल टू और लेसर देन y. That means price of commodity 1 into quantity of commodity 1 plus price of commodity 2 into quantity of commodity 2 should be equal to या less than y. Y is your income. That means दो commodity की price और उनकी quantity जो आप buy करने जा रहे हो वो या तो आपके इनकम लेवल से कम हो या तो आपके इनकम लेवल के इक्वल हो, वो कभी भी आपके इनकम लेवल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम लेवल फिक्स्ड है, अजम्पशन के अकॉर्डिंग इनकम लेवल इज फिक्स्ड। ठीक है। ये हमने पढ़ा था हमारा बजट सेट का फॉर्मूला क्या होता है। फिर बजट सेट को हमने पढ़ा कि बजट सेट को बजट कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। बजट कंस्ट्रेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि बजट सेट हम पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, एक रोक लगा देता है कि इतने लेवल के बाद हम और एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कंस्ट्रेंट कर देता है। दैट मीन्स इस इनकम लेवल के बाद आप और एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 500 है, ठीक है, वो कहता है अगर आपकी इनकम 500 है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस पे 6000 का खर्चा नहीं कर सकते हो। ठीक है। क्या कहता है बजट कंस्ट्रेंट? बजट कंस्ट्रेंट कहता है अगर आपकी इनकम 500 है तो आप 1000 का एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हो। इसी कारण बजट कंस्ट्रेंट बनता है। बजट कंस्ट्रेंट कहता है 500 इनकम है तो 500 तक, यानी 500 पूरा खर्च दो या 500 के नीचे जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर कर दो, लेकिन 500 के बाद आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये होता है बजट कंस्ट्रेंट जो हम पे रिस्ट्रिक्शन बना दे कि इसके बाद हम एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। ठीक है ना। बजट लाइन क्या थी? बजट लाइन वाज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। बजट सेट को जब हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया तो वो क्या बन गया? बजट लाइन। फिर हमने बजट लाइन के बारे में पढ़ा कि बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन वो होती है जो हमें दो कमोडिटीज के प्राइसेस को बताती है हमारी इनकम को नजर रखते हुए। ठीक है, यानी हमारी इनकम लाइन तो बनी हुई है, अब वो दो जो कमोडिटीज हम लेने जा रहे हैं उनके प्राइसेस के कॉम्बिनेशंस को बताती है कि हम किन कॉम्बिनेशंस में अपनी इनकम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। फिर था कि उसको प्राइस लाइन क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको भी समझाया। प्राइस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि बजट लाइन पे हमें कमोडिटीज के प्राइसेस भी पता लगते हैं, इसीलिए इसको प्राइस लाइन भी कहा जाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़े बजट लाइन के अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस में क्या पढ़ा था कि अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को हम फीजेबल कॉम्बिनेशंस भी कहते हैं और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को हम नॉन फीजेबल कॉम्बिनेशंस कहते हैं। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कॉम्बिनेशंस जो हमारी बजट लाइन से नीचे आते हैं, जो हमारे बजट लाइन से नीचे फॉल करते हैं या बजट लाइन के ऊपर, यानी बजट लाइन के एग्जैक्ट ऊपर फॉल करते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, यानी वो कॉम्बिनेशंस जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको हम रिक्वायर कर सकते हैं। ठीक है। नॉन अटेनेबल क्या होते हैं? नॉन अटेनेबल या नॉन फीजिबल वो होते हैं जो हमारे बजट लाइन के बाद आते हैं। ठीक है, बजट लाइन से बाहर होते हैं। उन कॉम्बिनेशंस को नॉन अटेनेबल क्यों कहते हैं? वर्ड अपने आप में डिफाइन कर रहा है नॉन अटेनेबल। नॉन अटेनेबल मीन्स हम उसे अटेन नहीं कर सकते, हम उन कॉम्बिनेशंस को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनकम लेवल रिस्ट्रिक्टेड है। इनकम लेवल रिस्ट्रिक्टेड होने के कारण आप अपने कॉम्बिनेशंस इनकम लेवल से ज्यादा नहीं कर सकते हो, इसीलिए जो नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हम एक्वायर नहीं कर पाते। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि हमारे नॉन अटेनेबल अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ी थी स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन का हमारा फॉर्मूला था चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। दैट मीन्स जो हमारी y कमोडिटी में चेंज आया डिवाइडेड बाय जो हमारी x कमोडिटी में चेंज आया। ठीक है ना।
हमारी स्लोप हमेशा दो प्रोडक्ट्स यानी दो कमोडिटीज के बीच में ही डिफरेंस बताती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो हमारी बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब वही डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होती है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है एमआरएस के कारण। एमआरएस मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहता है कि एक प्रोडक्ट इंक्रीज करने जाओगे तो दूसरा डिक्रीज करना ही पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमारी बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है ना, डाउनवर्ड शिफ्ट क्यों होती है, क्योंकि एक चीज ज्यादा लेने के लिए आपको दूसरी चीज को गिव अप करना पड़ेगा, इसीलिए बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा कि हमारे बजट सेट में या बजट लाइन में चेंजेस भी आते हैं। पहला होता है शिफ्ट इन बजट लाइन, दूसरा होता है रोटेशन इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन क्या था, शिफ्ट होता है जब हमारी बजट लाइन या तो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाए या राइट हैंड साइड मूव कर जाए। शिफ्ट कब होता है, शिफ्ट तब होती है या तो हमारे इनकम लेवल इंक्रीज कर जाए या हमारे इनकम लेवल डिक्रीज कर जाए। अगर हमारी इनकम लेवल डिक्रीज करती है तो हमारी जो बजट लाइन होगी वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, और अगर हमारी इनकम लेवल इंक्रीज करती है तो हमारी बजट लाइन जो होगी वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है ना, फिर हमने पढ़ी रोटेशन। रोटेशन कब होती है, रोटेशन तब होती है जब प्राइस दोनों कमोडिटीज में से किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर तो एक कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो जो आपकी बजट लाइन होगी उस कमोडिटी की, सिर्फ उस कमोडिटी की, दूसरे को बिना असर डाले उस कमोडिटी की जो बजट लाइन होगी वो आपकी राइटवर्ड थोड़ी शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा अगर आपके प्राइसेस गिरेंगे तो आप क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हो, है ना, इस कारण बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करती है। और अगर रोटेट करती, सॉरी नॉट शिफ्ट करती है, रोटेट करती है, और अगर आपके प्राइसेस दोनों कमोडिटीज में से किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो उस कमोडिटी की बजट लाइन बिना दूसरी कमोडिटी पे असर डाले लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। लेफ्टवर्ड क्यों, लेफ्टवर्ड इसीलिए क्योंकि प्राइस बढ़ने से अब हम क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी कम ले सकेंगे, है ना। क्वांटिटी कम क्यों ले सकेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी बाय में कट शॉर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकम लेवल फिक्स हो गया है। ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि यानी कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम इस सेट में ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां कंज्यूमर को ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम मिलता है। ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम का मतलब मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जहां कंज्यूमर को मिलता है। हमने देखा कंज्यूमर को मैक्सिमम इक्विलिब्रियम मिलता है जब दो कंडीशंस को कंज्यूमर सच करता है। ठीक है, वो दो कंडीशन क्या है, वो दो कंडीशन है, पहला एमआरएस एक्स वाई शुड बी इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई, यानी हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जो लाइन है जिसे हम आईसी कर्व कहते हैं वो इक्वल होनी चाहिए हमारी प्राइस लाइन के या बजट लाइन के। ठीक है, दूसरा हमने देखा उस पॉइंट पे अगर एमआरएस हमारा पीएक्स और पीवाई के साथ इक्वल आ रहा है तो उस पॉइंट पे हमारा आईसी कर्व भी कन्वेक्स होना चाहिए। जिस पॉइंट पे आईसी कन्वेक्स होगा और हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी, दैट पॉइंट इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर को ऑप्टिमम सैटिस्फैक्शन मिलेगी, यानी मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पे हमने देखा था जब वो दो नेसेसिटीज अपनी पूरी कर पाएगा तभी उससे क्या मिलेगी, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। समझ लगी, ये सब हमने पूरा पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। ये था चैप्टर नंबर 4 का ब्रीफ के चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा क्या था, क्रक्स में क्या किया था। ठीक है, आई होप ये थोड़ा रिकॉल हो गया होगा कि चैप्टर नंबर 4 में क्या किया। तो अब आगे चलते हैं फ्रेशली चैप्टर नंबर 5 विच इज थ्योरी ऑफ डिमांड, उसकी तरफ। चैप्टर नंबर 5 हमारे पुराने कंसेप्ट से थोड़ा मिलता जुलता होगा, लेकिन अब ये डिमांड के ऊपर स्टडी करेगा। ठीक है, अब ये हमें डिमांड एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेश माइंड के साथ चैप्टर नंबर 4 रिकॉल करने के बाद, ये देखने के बाद कि हमें चैप्टर नंबर 4 आता है
शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड, हमारा नया चैप्टर, हमारा नया कंसेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, डिमांड क्या होती है? हमने अपने पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में वर्ड पढ़ा था डिमांड। डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है जब हम, जैसे आप अपने पेरेंट्स से कभी कभी डिमांड करते हो कि हमें ये चीज चाहिए, दैट इज डिमांड। डिमांड मीन्स किसी चीज को आप चाहते हो लेना, तो उसके बारे में वो किसी से बोलना कि मुझे चीज चाहिए, किसी से डिमांड करना कि आई वांट दिस स्टफ, इट इज नोन एज डिमांड, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डिमांड क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। Concept of demand. What is demand? Ordinarily, the term desire or demand are used interchangeably. कहते क्या होता है ordinary? That means normally क्या होता है, हम जब बोलते हैं demand तो हम desire और demand को एक साथ लेके चलते हैं interchangeably। जैसे मैंने अभी कहा कि आपको जब कोई चीज चाहिए होती है that is a desire, आप उसकी डिमांड करते हैं, ठीक है। हम तो यही समझते हैं भाई कि डिजायर और डिमांड सेम होती है, ठीक है। डिजायर करना दैट मीन्स डिमांड करना, लेकिन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में इसका थोड़ा फर्क है। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। कहता ठीक है तुम्हें तो लगता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब थोड़ा अलग होता है। डिस्टिंक्ट मीन्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब डिजायर नहीं होता है, ठीक है। सपोजिंग यू डिजायर टू हैव अ एलईडी टीवी। कहता है सपोज करो आप चाहते हो कि आपके पास एक एलईडी टीवी आ जाए, बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट। लेकिन कहता सपोज करो आप चाहते हो कि आप एक एलईडी टीवी बाय कर लो, लेकिन उसको खरीदने के लिए अब आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। देन दिस डिजायर विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, it will not be called demand. And if in spite of having enough money, you are not willing to spend it on LED TV, demand does not emerge. कहता इजी भाषा में, कहता फॉर एग्जाम्पल एलईडी टीवी लेने जा रहे हो लेकिन आपके लेना चाहते हो, जा नहीं रहे हो, लेना चाहते हो, लेकिन उसको लेने के पैसे नहीं है, तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे, उसको हम डिजायर कहेंगे कि हम उसे लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे इनकम के कारण, दैट इज डिजायर, ठीक है। उसको आप डिमांड नहीं कहोगे, ठीक है ना। और दूसरी तरफ अगर आप एलईडी टीवी लेना चाहते हो, आपके पास पैसे भी पूरे हैं, लेकिन आप ले नहीं रहे हो, तो वो भी डिमांड नहीं होगी, ठीक है। ये दो इक्वेशंस डिमांड नहीं होगी। डिमांड कब होती है? डिमांड होती है जब आप कोई चीज लेना चाहते हो और लो, उस चीज को बाय करो, दैट इज नोन एज डिमांड। अगर आप लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं रहे हो, दैट इज जस्ट डिजायर। वो सिर्फ आप लेना चाहते हो लेकिन आपने बाय नहीं की, वो डिजायर होती है, ठीक है ना। द डिजायर बिकम्स डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी टू बाय एलईडी टीवी। कहता डिजायर होता है जब आप सिर्फ चाहते हो लेना, लेकिन डिजायर डिमांड में तब कन्वर्ट होता है जब आप वो चीज एक्चुअली में बाय करने जाओ, ठीक है। जब आप उस कमोडिटी को एक्चुअल में बाय करने जाओ, देन इट इज नोन एज डिमांड, ठीक है। Thus, demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend. कहता है डिमांड ऑफ कमोडिटी होती है जब आप कोई कमोडिटी लेने जाओ, जब आपकी परचेजिंग पावर भी सफिशिएंट हो। परचेजिंग पावर सफिशिएंट होने का मतलब होता है आपकी इनकम लेवल स्ट्रांग हो, आपके पास इनकम हो वो चीज बाय करने की। दूसरी बात विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब आप ले भी रहे हो, ये नहीं कि आप पैसे तो हैं लेकिन कंजूसी कर रहे हो कि नहीं यार नहीं लेना, लेना है नहीं लेना है, ऐसे सोच रहे। विलिंगनेस मीन्स सोचा है लेना है तो ले रहे हो, आप खरीद रहे हो, दैट इज विलिंगनेस। कि सोच के गए हो कि खरीदना है, परचेजिंग पावर भी है और आप ले भी रहे हो, दैट इज डिमांड, ठीक है। डिजायर डिमांड में कब कन्वर्ट होती है? डिजायर डिमांड में तब कन्वर्ट होती है जब हमारे पास परचेजिंग पावर सफिशिएंटली हो, जब हम विलिंग हो उस चीज को बाय करने के लिए,
देन ओनली इट इज नोन एज डिमांड। ठीक है, समझ लगी डिमांड क्या होती है? डिमांड मीन्स जब हम किसी चीज को लेना चाहते हैं और उसको ले भी, दैट इज नोन एज डिमांड। ठीक है, इस चैप्टर में मेन हमारे वर्ड्स आएंगे डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये दोनों फर्क होते हैं। ठीक है, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा सा फर्क होता है। देखते हैं डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड क्या होता है? डिमांड होता है जो अलग अलग क्वांटिटीज को लेने के लिए विलिंग हो अलग अलग प्राइस लेवल पे, दैट इज डिमांड। डिमांड refers to different possible quantities to be purchased at different possible price of a commodity। यानी different possible combinations, यानी commodities को किस तरीके से आप बाय करना चाहते हो अलग अलग तरीके से, और जब उनके प्राइसेस भी अलग हो तब भी जब आप वो चीज खरीदने जाओ उसको कहते हैं डिमांड। ठीक है, thus demand for commodity X refers to 10 units of X if Px is equal to rupees 5 per unit. 8 unit of X in Px is equal to 6 units per unit. 6 unit of X if Px is equal to rupees 7 per unit and so on. अरे ये तो पढ़ के कंफ्यूज हो गए, तो समझ ही नहीं लगा क्या पढ़ा। ठीक है, ये तो कंफ्यूजन लग रही है थोड़ी, दोबारा देखते, आधा आधा करके पढ़ते। ठीक है ना, क्योंकि इतना सारा इकट्ठा पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स तो ऊपर जैसे जाएगी। डिमांड समझ आ गई, लेकिन डिमांड कैसे है तो बिल्कुल ही नहीं समझ आएगी। अभी हम डिमांड करें कि हमें समझाओ कैसे है। ठीक है ना, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स रेफर्स टू 10 यूनिट ऑफ एक्स इफ प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹5 पर यूनिट। वो कहता जब एक्स कमोडिटी का प्राइस ₹5 पर यूनिट था तब मैं 10 यूनिट्स कमोडिटी एक्स के खरीद रहा था। ठीक है ना, फिर उसने कहा कि जब प्राइस कमोडिटी एक्स का ₹6 हो गया, यानी 5 से ₹6 हो गया, ₹1 इंक्रीज हो गया, तो क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स मैं पहले ₹5 में 10 यूनिट्स ले रहा था, अब प्राइस बढ़ने के कारण, अब प्राइस ₹6 होने के कारण मैं सिर्फ 8 यूनिट्स बाय कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जब मेरा प्राइस ₹7 हो गया, 6 से 7 यानी ₹1 और इंक्रीज हो गया, तो मैं यूनिट्स पहले परचेज कर रहा था 8, लेकिन अब मैं यूनिट्स परचेज कर रहा हूँ 6। ठीक है, वो ये बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइजेस में चेंज आ रहा है वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है। ठीक है ना, ये होती है डिमांड सॉरी, कि जैसे आपके प्राइजेस में चेंज आएगा वैसे वैसे आपके क्वांटिटी में भी चेंज आएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ये था हमारा डिमांड क्या होता है। अब देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड against a specific price of a commodity। ठीक है, thus quantity demanded of commodity X refers to 8 units of X if Px happens to be ₹6 per unit। कहता डिमांड होती है कि जब हम खरीदने गए कोई चीज, हमने प्राइस देखा और प्राइस देख के उस टाइम पे डिसाइड किया कि भाई अच्छा ठीक है इतने रुपए में ऐसा करता हूँ, इतनी चीजें ले लेता हूँ। जब आप प्राइस देख के क्वांटिटी डिफाइन करते हो उसको कहते हैं डिमांड। ठीक है, आपने प्राइस देखी उस अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी सोची। क्वांटिटी डिमांडेड होती है जब आप क्वांटिटी सोच के गए हो कि आपने कितनी लेनी है और उतने ही स्पेसिफिक प्राइस में लेनी है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड होता है कि मुझे अगर 8 यूनिट चाहिए तो 8 ही चाहिए, ₹6 पर यूनिट के हिसाब से चाहिए तो ₹6 पर यूनिट के हिसाब से ही चाहिए, चेंज नहीं करूंगा। दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, कि ना ही अपनी क्वांटिटी में चेंज करूंगा ना ही प्राइस में। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड as against a specific price of a commodity। Thus, quantity demanded of commodity X refers to 8 unit of X if Px happens to be ₹6 per unit। ठीक है,
क्वांटिटी डिमांडेड होता है जब आप क्वांटिटी सोच के गए हो कि हमने इतनी ही क्वांटिटी बाय करनी है, इतने ही पैसों में करनी है, दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। वेयर एज डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है जब हम प्राइस देख के सोचते हैं कि अच्छा चल इतनी क्वांटिटी ले लेते हैं, जब हम प्राइस के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डिमांड। और जब हम स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस के साथ लेना चाहते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्लियर हुआ क्या होता है? या एक और इसकी लेवल देखते हैं। डिमांड रेफर्स टू different possible quantities of a commodity that a consumer is ready to buy at different possible prices of the commodity। यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन या अलग अलग क्वांटिटीज जो कंज्यूमर विलिंग है बाय करने को। विलिंग मीन्स कंज्यूमर लेना चाहता है और वो ले भी लेगा। ठीक है, यानी अलग अलग क्वांटिटीज जब कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे लेने को तैयार है, विलिंग है, उसको हम कहते हैं डिमांड। ठीक है ना। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी डिमांडेड होती है जब हम स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस पे लेना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, एडजस्ट नहीं करना चाहते, ना ही अपनी क्वांटिटी में ना ही अपने प्राइसेस में, उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है जब हम स्पेसिफिक कमोडिटी स्पेसिफिक क्वांटिटी में स्पेसिफिक प्राइस में लेना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब क्लियर हुआ व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, डिमांड मीन्स जब आप प्राइसेस के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी डिफाइन करो, एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज जब आप स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस में लेना चाहो, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब डिमांड स्केड्यूल, अब हमने हर चीज में देखा है सेट बनता है, लाइन बनती है, स्केड्यूल बनता है। अब डिमांड का भी स्केड्यूल बनता है। डिमांड स्केड्यूल होता क्या है? डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल showing different quantities of a commodity to be purchased at different prices of that commodity। डिमांड स्केड्यूल होता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, हम सेट बनाते थे, स्केड्यूल्स बनाते थे जो हमें बताता था पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हम दो कमोडिटीज के बाय कर सकते हैं। ठीक है ना। डिमांड स्केड्यूल हमें ये बताता है एक कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज जिसमें हम खर्चा कर सकते हैं अलग अलग प्राइस लेवल पे। ठीक है, इट रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। यानी कमोडिटी के अलग अलग क्वांटिटीज को अलग अलग प्राइस पे जब आप लेना चाहो, उसको जब आप टेब्यूलर फॉर्म में लिखो, तो उसको हम कहते हैं डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, समझ लगी डिमांड स्केड्यूल क्या होती है? डिमांड स्केड्यूल का मतलब जब हम अपने डिफरेंट पॉसिबल जो भी हम क्वांटिटीज लेना चाह रहे हैं उन्हें डिफरेंट प्राइसेस के साथ टेब्यूलर फॉर्म में लिखे, दैट इज नोन एज डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड स्केड्यूल। Concept of demand schedule includes, okay, कहता according to Samuelson। Samuelson कौन है? Samuelson is an economist। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल होगा तो आपको याद होगा हमने ऑलरेडी दो इकोनॉमिस्ट के नाम पढ़े थे। ठीक है, विच वॉज कौन था बताओ? कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे दो अपने इकोनॉमिस्ट के नेम, याद है कुछ? इट वॉज J.R. हिक्स एंड मार्शल। मार्शल और J.R. हिक्स दो इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिनके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा पढ़ चुके हैं। अब है सैमुअल्सन। सैमुअल्सन एक इकोनॉमिस्ट है, वो कहता है प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड जब हम टेबल बनाएं, ठीक है, जब हम कमोडिटी के क्वांटिटी और उसके प्राइस से रिलेटेड टेबल बनाएं तो उसको कहते हैं डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, उसने कहा डिमांड स्केड्यूल के कंसेप्ट में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, वो दो चीजें क्या हैं जो इंक्लूड होती है? पहली है इंडिविजुअल मार्केट स्केड्यूल और दूसरी है मार्केट डिमांड स्केड्यूल।
ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होती है? आप याद होगा चैप्टर 1 जब हमने इकोनॉमिक्स शुरू ही की थी तब हमने एक दो टर्म्स पढ़ी थी जिनके बीच में हमने डिफरेंशिएट किया था, विच वाज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ याद है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स थी स्टडी एट अ स्मॉल लेवल और मैक्रो इकोनॉमिक्स थी स्टडी एट अ हाई लेवल, एट एग्रीगेट लेवल, है ना। वैसा ही डिमांड भी दो लेवल पे स्टडी करती है। एक है इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल का मतलब एक इंसान या एक पर्टिकुलर ग्रुप या कुछ लोगों के लेवल पे जब हम स्टडी करें डिमांड को, इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है जब हम मार्केट एज अ होल को स्टडी करें, उसकी पूरी डिमांड को स्टडी करें, दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो आज हम सिर्फ करेंगे अपना इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। मार्केट डिमांड शेड्यूल हम कल करेंगे, पहले हम करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू, एक मिनट, क्या होता है पढ़े। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर इन द मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहता है कि वो उस डिमांड शेड्यूल की स्टडी है जो सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक बायर के बारे में पढ़ता है, ठीक है। इंडिविजुअल वर्ड ही बता रहे हैं, इंडिविजुअल मीन्स अकेला, एक जना, यानी जब हम एक जाने को एक बायर की या एक कंज्यूमर के बारे में जब उसकी डिमांड शेड्यूल को पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। It shows quantities of a commodity which an individual buyer will buy at different possible prices of that commodity at a point of time। कहते इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो बताता है कि एक इंडिविजुअल या एक कंज्यूमर अपना पैसा किस हिसाब से खर्च करना चाह रहा है या वो कमोडिटी की क्वांटिटी किस प्राइस पे कैसे बाय करना चाह रहा है। लेकिन सिर्फ एक कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, जब उनके डिमांड के रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, दैट इज डिमांड शेड्यूल, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं डिमांड शेड्यूल की। जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने लिया है प्राइस ऑफ गुड एग्स, ठीक है, अलग अलग प्राइजेस लिए हैं गुड एग्स के, और एक तरफ लिए हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एग्स कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइजेस पे, ठीक है। हमने देखा जब कमोडिटी एक्स का प्राइस 1 था तो कंज्यूमर 4 यूनिट्स बाय कर रहा था। उसने सोचा कि अच्छा 1 रुपए का जैसे करता हूँ 4 यूनिट्स ले लेता हूँ। फिर आप देखिए जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करता गया वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करती गई, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी। यहाँ पढ़ भी सकते हो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है उल्टा रिलेशनशिप, यानी अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी, अगर आपका प्राइस डिक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारी ह्यूमन नेचर, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है यानी महंगाई बढ़ रही है तो हम अपनी क्वांटिटी कम लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा, अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं, प्राइसेस कम होने के चक्कर में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ज्यादा ले लेंगे। इस कारण प्राइस में और क्वांटिटी में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यानी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, इसीलिए इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। टेबल shows that as the price of good X increases, quantity demanded tends to decrease। वही कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही थी। When price is ₹1 per unit, the consumer demands 4 units। कहता जब 1 रुपी प्राइस था तो कंज्यूमर 4 यूनिट्स बाय कर रहा था, ठीक है ना। When price rises to ₹4 per unit, the quantity demanded decrease to 1 unit।
कहता जब प्राइस 1 रुपी से 4 रुपी गया तो कंज्यूमर की क्वांटिटी भी 4 यूनिट से 1 यूनिट हो गई। ठीक है, ये क्यों हो गया? क्योंकि प्राइस अब इंक्रीज कर गया है। प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगी ही करेगी। ठीक है, thus there is an inverse relationship between own price of the commodity and its quantity demanded। कहते हैं इसीलिए इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, क्योंकि ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग प्राइस अगर बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी हम कम लेंगे, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी हम ज्यादा लेंगे। ठीक है, इस कारण इसमें हमेशा क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्लियर है? ये हमने टेबल या हमने ये किसके रिलेटेड पढ़ा? ये सारा टेबल हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के रिलेटेड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहता है, ये मैंने तुम्हें पूरा टेबल बताया, एक बायर या एक इंसान से रिलेटेड, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके, यानी सपोज या आप अपना या मेरा या किसी भी एक इंसान का डिमांड शेड्यूल को जब आप बनाओ तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये बताता है कि वो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है प्राइसेस और क्वांटिटी को लेके। लेकिन प्राइसेस और क्वांटिटी यूनिवर्सल नेचर में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप में ही रहते हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही चलते हैं। अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। हमेशा इनका रिलेशन ऐसा ही चलेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आई होप आज का चैप्टर अभी तक यहाँ तक क्लियर है। चैप्टर 5 का आज हम बस इतना ही करते हैं, कुछ बेसिक पढ़ते हैं, क्योंकि आज हमने चैप्टर 4 भी रिकॉल किया है और चैप्टर 5 भी। अगर चैप्टर 5 आज और किया तो हौच पौच हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे हम कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, आज चैप्टर 5 बस इतना ही करते हैं। आज चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा डिमांड क्या होती है। ठीक है, डिमांड पढ़ने के बाद हमने पढ़ा डिमांड तो समझ लग गई हमें क्या होती है। फिर हमने पढ़ा डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, उन दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, दोनों पढ़ी। फिर हमने देखा डिमांड शेड्यूल क्या होता है। फिर हमें पता लगा कि सैमुअल्सन ने कहा है डिमांड शेड्यूल बनाने में 2 चीजें होती हैं, अलग अलग टाइप के डिमांड शेड्यूल होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने पढ़ लिया आज, मार्केट वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहता है जब हम एक कंज्यूमर या एक बायर की स्टडी करें, उसका शेड्यूल बनाए तो हम उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, आई होप आज यहाँ तक क्लियर है। आज यहाँ तक डिमांड का चैप्टर क्लियर है और चैप्टर नंबर 4 रिकॉल्ड है। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ चैप्टर 4 और चैप्टर 5, please do ask me in the comment section. I'll try to solve that as soon as I can. Okay, thank you and please like and subscribe.